हजारों वर्षों की लंबी अवधि के दौरान मानवता प्रकृति के साथ सामंजस्य में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करती रही। वे चलते हुए वर्षा के पानी के निशानों का अनुसरण करते थे और पशु झुंडों की गतिशील लय के अनुसार स्वयं को ढाल लेते थे। धरती पर जो कुछ शेष रह जाता था वह केवल एक रात के अलाव की राख और गीली मिट्टी पर धीरे धीरे मिटते हुए पदचिह्न होते थे, मानो किसी क्षणिक श्वास के समान क्षणभंगुर। शारीरिक रूप से वे हमसे बिल्कुल अलग नहीं थे। भाषा, भावनाएं और सोचने की क्षमता, इन सब से वे पूर्णतः संपन्न थे। फिर भी इतिहास के अधिकांश समय तक उन्होंने न तो दीवारें खड़ी की, न ही सत्ता के आगे झुके और न ही विजय के लिए युद्धों में स्वयं को झोंका। लेकिन फिर भूवैज्ञानिक समयमान में, जिसे एक क्षण कहा जा सकता है, एक परिवर्तन आया। मानव ने इस ग्रह पर अपने अस्तित्व के तरीके को बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने चलना बंद कर दिया और प्रकृति को घेर कर उसे विभाजित करना शुरू किया। प्रकृति की कोमल संरचना धीरे धीरे खेतों और शहरों जैसे कठोर रूपों में बदलने लगी। शिकारी संग्राहक जीवन से स्थायी समाज में परिवर्तन मानव जैविक इतिहास के सबसे गहन परिवर्तनों में से एक था। इस बिंदु से मानव केवल पर्यावरण के अनुकूल होने वाला जीव नहीं रहा, बल्कि अपनी इच्छा से दुनिया को आकार देने वाला बन गया। आम धारणा के विपरीत कृषि से पहले का समय अत्यंत कठोर और अभावग्रस्त माना जाता है, लेकिन हड्डियों में बचे निशान एक अलग कहानी बताते हैं। प्राचीन कंकाल मजबूत और स्वस्थ शरीर का संकेत देते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों लंबे और सुदृढ़ कद काठी के थे, यहाँ तक कि हजारों वर्षों बाद के आधुनिक यूरोपीय लोगों से भी तुलना करने योग्य थे। उनकी हड्डियों में वे बार बार होने वाली चोटों के निशान नहीं मिलते, जो बाद की कृषि समाजों में आम है। वे अस्थिर जीवन नहीं जी रहे थे, बल्कि वे अपने पर्यावरण के प्रति अत्यंत सूक्ष्म रूप से अनुकूलित थे। उनका अस्तित्व पशुओं के व्यवहार, पौधों के चक्र और भू दृश्य की लय की गहरी समझ पर आधारित था, और यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहा। उनके समूहों को विशाल भूमि की आवश्यकता होती थी और वे संसाधनों की प्रचुरता के अनुसार स्थान बदलते थे। जब संसाधन समाप्त हो जाते तो वे आगे बढ़ जाते। सामाजिक जीवन में वे उस सिद्धांत का पालन करते थे जिसे आज तत्काल उपभोग कहा जाता है। भोजन को एकत्र करने के तुरंत बाद खा लिया जाता था, और न तो दीर्घकालिक भंडारण की व्यवस्था थी, न ही संपत्ति संचय की अवधारणा। यही सीमाएं एक प्रकार का संतुलन अर्थात समानता उत्पन्न करती थीं। शासन या प्रभुत्व के रूप स्वाभाविक रूप से नियंत्रित थे। यदि कोई व्यक्ति दूसरों पर अधिकार जमाने या उन्हें अपने अधीन करने की कोशिश करता, तो समूह बस उस स्थान को छोड़ देता। बिना सीमाओं वाली दुनिया में स्वतंत्रता का माप यह था कि कोई कितनी दूर तक चल सकता है। हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों तक यह संतुलन बना रहा। मानव जनसंख्या निम्न स्तर पर बनी रही और पर्यावरणीय सीमाओं में बंधी रही। वे खाद्य श्रृंखला का हिस्सा थे, उसे बदलने वाले नहीं। कठोर जलवायु ने इस स्थिति को और भी मजबूत किया। हिमनद आगे पीछे होते रहे, तापमान लगातार बदलता रहा और दीर्घकालिक स्थिरता का अभाव था। लगभग 12,000 वर्ष पहले जब हिमनद पिघलने लगे, तब एक नए युग की शुरुआत हुई। दुनिया अधिक गर्म और स्थिर होने लगी। जिस क्षेत्र को बाद में मेसोपोटामिया कहा गया, वहां प्रकृति ने एक दुर्लभ समृद्ध गलियारा बनाया। वहां गेहूं, जौ, दालों और सन के पूर्वज जंगली पौधे प्रचुर मात्रा में उगते थे। गजेल के झुंड घाटियों के पार बड़े पैमाने पर चलते थे। मानव के लिए ऊर्जा संतुलन पहली बार बदलने लगा। प्राप्त होने वाला भोजन उसे एकत्र करने में लगने वाले प्रयास से कहीं अधिक हो गया। ऐसे वातावरण में एक संस्कृति का जन्म हुआ, नतुफियन संस्कृति। उन्होंने सभ्यता के निर्माण के महत्वपूर्ण संकेत छोड़े। पारंपरिक रूप से यह माना जाता रहा है कि कृषि ने स्थायी जीवन को जन्म दिया, लेकिन प्रमाण बताते हैं कि वे खेती शुरू करने से पहले ही स्थायी रूप से बस चुके थे। प्राकृतिक खाद्य की स्थिर आपूर्ति ने उन्हें पत्थर के मजबूत घर बनाने, भंडारण गड्ढे खोदने और भारी पीसने वाले उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। ये सब ऐसी चीजें थीं जिन्हें साथ लेकर चलना संभव नहीं था। ये संकेत एक सूक्ष्म किंतु गहरे परिवर्तन को दर्शाते हैं। वे भूमि से बंधने लगे थे। वे अभी भी शिकारी, संग्राहक थे, लेकिन अब वे आगे नहीं बढ़ते थे।
स्थिर आवासों के बनने के साथ ही समाज के भीतर भी एक शांत लेकिन गहरा परिवर्तन शुरू हुआ। नतुफियन लोगों ने अपने मृतकों को निश्चित स्थानों पर दफनाना शुरू किया और कई मामलों में यह स्थान उनके अपने निवास के फर्श के नीचे होता था। इससे धीरे धीरे एक नई धारणा विकसित हुई, पूर्वजों और उत्तराधिकार की चेतना। भूमि अब केवल गुजरने की जगह नहीं रही, बल्कि स्मृति, रक्त संबंध और जिम्मेदारी का स्थान बन गई। स्थायी जीवन ने एक जैविक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न की। घुमंतु जीवन में एक मां के लिए एक साथ कई बच्चों का पालन पोषण करना कठिन था, इसलिए जन्म के बीच का अंतर सामान्यतः 4-5 वर्ष होता था। लेकिन एक स्थान पर बस जाने के बाद यह प्रतिबंध धीरे धीरे समाप्त होने लगा। नतुफियन महिलाएं कम अंतराल में बच्चों को जन्म देने लगीं और इसके साथ ही जनसंख्या बढ़ने लगी। दर्जनों लोगों के छोटे समूह धीरे धीरे सैकड़ों लोगों के समुदायों में बदल गए। इसके साथ ही आसपास के पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ने लगा। जो संसाधन कभी उन्हें सहारा देते थे, वे अपनी पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक गति से उपभोग होने लगे और अंततः प्राकृतिक संतुलन टूटने लगा। लगभग 10,800 ईसा पूर्व के आसपास यंगर ड्रायस नामक एक अचानक ठंडी अवधि ने उत्तरी गोलार्ध को प्रभावित किया। हिमनदों के पिघलने से निकला पानी उत्तर अटलांटिक में प्रवाहित हुआ, जिससे समुद्री परिसंचरण प्रणाली बाधित हो गई। तापमान गिर गया और लेवांत क्षेत्र का पर्यावरण अधिक कठोर हो गया। जंगल कम हो गए, घास के मैदान सिकुड़ गए और पहले स्थिर रहे पारिस्थितिकी तंत्र की लय अस्थिर होने लगी। नतुफियन लोगों के लिए यह एक अभूतपूर्व संकट था। उनकी स्थायी जीवन शैली को संभव बनाने वाली समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उनके सामने 2 विकल्प थे। पहला था अपने गांव को छोड़कर समुदाय को विभाजित करना और फिर से घुमंतु जीवन में लौट जाना, लेकिन इसके लिए जनसंख्या को कम करना आवश्यक था, क्योंकि पर्यावरण अब केवल शिकार और संग्रह से सभी का पालन नहीं कर सकता था। दूसरा विकल्प था प्रकृति में हस्तक्षेप करना। जब वे जंगली पौधों के प्राकृतिक पुनरुत्पादन चक्र का इंतजार नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उसे नियंत्रित करना शुरू किया। प्रतिस्पर्धी पौधों को हटाया गया, बीजों का चयन करके फिर से बोया गया और भूमि तथा जल संसाधनों का प्रबंधन किया गया। यह मानव और प्राकृतिक परिदृश्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कृषि समृद्धि की इच्छा से नहीं, बल्कि पर्यावरणीय दबाव के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई एक ऐसा साधन जो उस स्थिति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया जब पुरानी जीवन शैली टिकाऊ नहीं रही। इस हस्तक्षेप ने धीरे धीरे फसलों को भी बदलना शुरू कर दिया। बार बार की खेती के माध्यम से गेहूं ने अपनी जैविक संरचना को बदल लिया और वह ऐसा बन गया कि मानव प्रबंधन के बिना जीवित नहीं रह सकता था। साथ ही इसकी कीमत भी धीरे धीरे सामने आने लगी। मानव स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जो आहार कभी विविध था, वह अब स्टार्च समृद्ध अनाज पर निर्भर हो गया। हड्डियां इस परिवर्तन की गवाही देती हैं। औसत कद घटने लगा और शरीर पर नए प्रकार का भार पड़ने लगा। अनाज को पीसने का कार्य घंटों तक दोहराए जाने वाला श्रम था, जिससे जोड़ों का क्षरण हुआ और रीढ़ पर चोटें जमा होने लगी। विशेष रूप से वे महिलाएं जो यह काम अधिक करती थीं, पैरों और कमर में पुरानी पीड़ा से ग्रस्त हो गईं। दीर्घकालिक स्थायी जीवन ने एक और परिणाम उत्पन्न किया, रोग। घुमंतु जीवन में रोगजनक लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते, लेकिन घनी आबादी वाले समुदायों में मनुष्यों और पालतू पशुओं के बीच निकट संपर्क के कारण संक्रामक रोग आसानी से फैलते हैं। पानी, हवा और अपशिष्ट का साझा उपयोग संक्रमण के मार्ग बन गए। इन्फ्लुएंजा, तपेदिक और चेचक जैसे रोगों ने इस नए वातावरण में पनपने का आधार पाया। इसके बावजूद कृषि फैलती रही, क्योंकि इससे प्रति इकाई भूमि ऊर्जा उत्पादन बढ़ा और अधिक जनसंख्या का पालन संभव हुआ। भले ही इसके परिणाम स्वरूप जीवन काल कम हो गया और शरीर अधिक कमजोर हो गया। इस बिंदु से प्रजनन क्षमता विकास का निर्णायक तत्व बन गई, जिसने पहले महत्वपूर्ण रहे शारीरिक सहनशीलता का स्थान ले लिया। जनसंख्या बढ़ी और गांवों का विस्तार हुआ, जिससे एक नई समस्या उत्पन्न हुई। लोगों को अजनबियों के साथ लंबे समय तक रहना पड़ा। पहले के विस्तृत स्थानों में संघर्ष होने पर लोग उस स्थान को छोड़कर समस्या का समाधान कर सकते थे, लेकिन कृषि समाज में यह संभव नहीं रहा। किसान अपनी मेहनत से जुड़े हुए
भूमि से बंधे थे और उसे छोड़ना अपने भविष्य को त्यागने जैसा था। इस स्थायित्व ने मानवीय संबंधों की प्रकृति को बदल दिया। भूमि संपत्ति बन गई जिसे स्वामित्व में लिया गया, जिसकी रक्षा की गई और अंततः जो संघर्ष का कारण बनी। जैसे जैसे मूल्य का संचय हुआ, उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता भी बढ़ी। लगभग 8000 ईसा पूर्व के यरीहो में इन परिवर्तनों के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। वहां विशाल पत्थर की दीवारें बनाई गईं और लगभग 9 मीटर ऊंचा एक टॉवर खड़ा किया गया। इस संरचना के उद्देश्य को लेकर लंबे समय तक बहस होती रही है। बाढ़ नियंत्रण, अनुष्ठानिक उपयोग या समुदाय के प्रतीक जैसी विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। हालांकि वर्तमान में एक अधिक व्यावहारिक कारण को अधिक स्वीकार्यता मिल रही है, अर्थात यह संग्रहित भोजन की रक्षा के लिए बनाया गया था। जब भोजन को संग्रहित किया जा सकता है तो वह साथ ही लूट का लक्ष्य भी बन जाता है। भरे हुए अनाज भंडार सुरक्षा का प्रतीक होने के साथ साथ कमजोरी का भी प्रतीक होते हैं। इसलिए कृष्ण ने केवल संपत्ति का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि आक्रमण के लक्ष्य भी उत्पन्न किए। गतिशीलता के माध्यम से बचाव की जगह लूट ने ले ली और रक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई। इस बिंदु से हिंसा अब बिखरे हुए रूप में नहीं रही, बल्कि क्षेत्र, भंडार और नियंत्रण के इर्द गिर्द संगठित होने लगी। ऐसी संरचना केवल मौन सहमति से बनाए नहीं रखी जा सकती थी। इसके लिए संगठन की आवश्यकता थी। योजनाएं बनाने वाले, श्रम का समन्वय करने वाले लोग सामने आने लगे और अंततः समाज का संतुलन धीरे धीरे दरकने लगा। घुमंतु जीवन की समानतावादी व्यवस्था धीरे धीरे पीछे हट गई और उसकी जगह अधिक स्पष्ट सामाजिक वर्ग संरचना ने ले ली। कुछ लोगों ने संसाधनों के प्रबंधन, उत्पादन के संगठन और रक्षा के नियंत्रण के माध्यम से प्रभाव और शक्ति प्राप्त कर ली। इस परिवर्तन के संकेत पुरातत्व में भी मिलते हैं। कई कब्रें अब भी साधारण थीं, लेकिन कुछ कब्रें अत्यंत सजावटी थीं और उनमें दूर दराज क्षेत्रों से लाए गए वस्तुएं दफन की गई थीं, जैसे अनातोलिया का ओब्सीडियन, सिनाई प्रायद्वीप का फिरोजा या भूमध्य सागर के शंख। सामाजिक स्थिति पहली बार मृत्यु के बाद के विश्राम स्थल में भी अंकित होने लगी। अधिशेष और कमी, प्रभुत्व और निर्भरता के बीच का अंतर धीरे धीरे बढ़ने लगा। असमानता अब एक अस्थायी स्थिति नहीं रही, बल्कि एक स्थायी संरचना बन गई। हजारों वर्षों तक नवपाषाण काल का प्रयोग सौम्य और लहरदार पहाड़ी क्षेत्रों में जारी रहा। वहां जलवायु स्थिर थी और कृषि को अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग इन क्षेत्रों को छोड़ने लगे। वे टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच फैले विशाल मैदानों की ओर बढ़े, वह भूमि जिसे बाद में मेसोपोटामिया कहा गया। मूल रूप से यह क्षेत्र बसने के लिए अनुकूल नहीं था। वर्षा कम थी, गर्मियां अत्यंत कठोर थीं और जीवनदायी नदियां भी अनियमित थीं, जो अचानक बाढ़ ला सकती थी। यह परिदृश्य सूखे और बाढ़ के बीच लगातार झूलता रहता था। लेकिन इस कठोरता के पीछे एक दुर्लभ संभावना छिपी थी। हजारों वर्षों में जमा हुई मोटी और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। बसने वालों ने एक निर्णायक निर्णय लिया। उन्होंने वर्षा पर निर्भरता छोड़ दी और पानी को नियंत्रित करने वाली सिंचाई प्रणाली को अपनाया। इस बिंदु पर जीवित रहना अब प्रकृति की लय का पालन करने पर नहीं, बल्कि नहरों, तटबंधों और बड़े पैमाने पर सामूहिक श्रम पर निर्भर हो गया। यह एक ऐसा विकल्प था जिसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए निरंतर रखरखाव आवश्यक था। कृषि एक नए चरण में प्रवेश कर गई। यह अब प्रकृति के अनुकूलन का साधन नहीं रही, बल्कि मानव द्वारा बनाए और संचालित एक प्रणाली बन गई। मेसोपोटामिया के दक्षिणी क्षेत्र में एक खेत को पानी देने के लिए कई मील लंबी नहरें खोदनी पड़ती थीं। हर मौसम में जमा हुई मिट्टी को हटाना पड़ता था और बाढ़ से बचाव के लिए तटबंधों को मजबूत करना पड़ता था। यह कार्य किसी एक परिवार या एक गांव के लिए संभव नहीं था। इसके लिए बड़े पैमाने पर संगठित और निरंतर श्रम शक्ति की आवश्यकता थी। इन्हीं आवश्यकताओं के बीच एक नई प्रकार की सत्ता का उदय हुआ। पहले की विकेंद्रित स्वायत्तता धीरे धीरे केंद्रीकृत शासन में बदल गई। जो लोग पानी के प्रवाह को नियंत्रित करते थे, उसके वितरण, मापन और निगरानी के जिम्मेदार उन्होंने जीवन और अस्तित्व की कुंजी अपने हाथ में ले ली। कुछ लोगों ने इस सत्ता को धार्मिक भाषा में वैध ठहराया और स्वयं को मानव और प्रकृति को नियंत्रित करने वाली शक्तियों के बीच मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया। लेकिन मूलतः यह सत्ता शासन पर आधारित थी, संगठन
नियंत्रण और बाध्यता की शक्ति। जो इसका पालन करते थे उन्हें पानी तक पहुंच मिलती थी, जो नहीं करते थे उन्हें बाहर कर दिया जाता था। लगभग 4000 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया का दक्षिणी मैदान अब प्राकृतिक परिदृश्य नहीं रहा। वह एक कृत्रिम वातावरण में बदल गया, नहरों, खेतों और भंडारण संरचनाओं का एक आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क, जो एकीकृत उत्पादन प्रणाली के रूप में कार्य करता था और जिसमें बहने वाले हर जलधारा में मानव हस्तक्षेप के गहरे निशान दर्ज थे। उस प्रणाली के केंद्र में लोग पहले कभी न देखी गई घनत्व में एकत्र होने लगे। जो मूलतः केवल कृषि प्रबंधन था, वह धीरे धीरे परंतु अधिक स्थायी संरचना में बदलने लगा। शहर इतिहास में एक नई अवसादी परत की तरह उभरने लगे। लगभग 3800 ईसा पूर्व तक गांव अब प्रमुख बसावट का रूप नहीं रहे और शहरों का उदय हुआ। इनमें से उरुक एक बिल्कुल नए प्रकार के अस्तित्व का स्पष्ट उदाहरण था। लगभग 1.8 वर्ग किलोमीटर की परिधि वाली दीवारों के भीतर 40 शून्य से 50 शून्य लोग रहते थे। छोटे समूहों में विकसित हुई मानवता के लिए यह एक नाटकीय परिवर्तन था। गांवों में सामाजिक संबंध पारस्परिक पहचान पर आधारित थे, लेकिन उरुक में यह व्यवस्था टूट गई। लोग प्रतिदिन अनगिनत अजनबी चेहरों के बीच जीने लगे। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंध अब व्यक्तिगत रिश्तों पर निर्भर नहीं रह सकते थे और अदृश्य संस्थाओं की आवश्यकता उत्पन्न हुई। शहर एक शक्तिशाली इकाई बन गया जो दूर दराज क्षेत्रों से संसाधनों को आकर्षित करता था, जैसे जाग्रोस पर्वतों की लकड़ी, ओमान का तांबा और अफगानिस्तान का लैपिस लाजुली। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्र धीरे धीरे एक आर्थिक तंत्र में एकीकृत होने लगे। शहर के केंद्र में मंदिर परिसर स्थित था, जो एक पवित्र स्थल होने के साथ साथ आर्थिक गतिविधि का भी केंद्र था। भूमि, नहरें और पशुधन का प्रबंधन किया जाता था और लोग धीरे धीरे संस्थागत नियंत्रण पर निर्भर होकर भोजन और सुरक्षा प्राप्त करने लगे। यह परिवर्तन साधारण वस्तुओं में भी दिखाई देता है, जैसे बेवल्ड रिम्बाउल नामक बड़े पैमाने पर उत्पादित मिट्टी के बर्तन। ऐसे बर्तनों के लाखों नमूने पूरे मेसोपोटामिया में पाए गए हैं। वे साधारण और एकरूप थे, जिनमें सौंदर्य की अपेक्षा उत्पादन की गति को प्राथमिकता दी गई थी। प्रत्येक बर्तन भोजन की एक निश्चित मात्रा का प्रतीक था, जो श्रमिकों को वितरित किया जाता था। यह एकरूपता घरेलू उपयोग के लिए नहीं, बल्कि मापन और प्रबंधन के लिए बनाए गए एक तंत्र को दर्शाती है। अधिकांश निवासी अब स्वयं भोजन उत्पन्न नहीं करते थे। वे संस्थागत परियोजनाओं, नहरों, दीवारों, खेतों में श्रम करते थे और बदले में केंद्रीय भंडार से राशन प्राप्त करते थे। भोजन एक पुरस्कार बन गया और श्रम एक अधिक अमूर्त अवधारणा में बदल गया। स्वतंत्र उत्पादक अब आश्रित श्रमिकों में परिवर्तित हो गए। शहर की दीवारें सुरक्षा प्रदान करती थीं, लेकिन साथ ही लोगों को उस प्रणाली में बांधती भी थीं। उसे छोड़ना जीविका के साधनों को त्यागने जैसा था। जैसे जैसे पैमाना बढ़ा, मानव स्मृति मात्र से प्रबंधन असंभव हो गया। इसके लिए एक नया उपकरण सामने आया, लिपि। उरुक की सबसे पुरानी मिट्टी की पट्टिकाएं मिथकों का नहीं, बल्कि अभिलेखों का लेखा जोखा थीं। सामग्री की सूची, कर, मजदूरी, सब कुछ प्रतीकों में दर्ज किया गया था। इस युग में लेखन साहित्य नहीं, बल्कि लेखांकन था। इस नवाचार ने सत्ता संरचना को बदल दिया। सूचना केंद्रीकृत हो गई और उस तक पहुंच ही शक्ति का स्रोत बन गई। जो लोग पढ़ और लिख सकते थे, लेखक वर्ग वे जनता और शासन के बीच मध्यस्थ बन गए। अभिलेखों के माध्यम से उत्पादन और श्रम को संख्याओं में बदला गया और नियंत्रित किया गया। कर्तव्य अब स्मृति पर नहीं, बल्कि मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित होने लगे। इस प्रकार शहर ने व्यक्ति की सीमाओं से परे एक स्मृति प्राप्त कर ली और साथ ही नियंत्रण का एक नया रूप जन्मा। लगभग 2500 ईसा पूर्व तक पुजारियों की शक्ति कमजोर होने लगी और एक नई शक्ति उभरी, लुगल अर्थात राजा। जैसे जैसे मेसोपोटामिया के शहर विस्तार करते गए, वे एक दूसरे से टकराने लगे। भूमि और जल को लेकर संघर्ष संगठित युद्धों में बदल गया। पहले के बिखरे संघर्ष अब स्थायी सेनाओं में बदल गए। युद्ध अब अस्थायी घटना नहीं रहा, बल्कि एक संस्था बन गया। शक्ति हिंसा के एकाधिकार में केंद्रित हो गई। राजा ने एक कठोर समझौता प्रस्तुत किया, सुरक्षा के बदले आज्ञाकारिता, श्रम और कर की मांग। सुरक्षा राजनीति का साधन बन गई।
सैन्यीकरण ने बंदियों के अर्थ को भी बदल दिया। घुमंतू जीवन में वे बोझ थे, लेकिन शहरों में वे श्रम शक्ति बन गए। बंदियों को मारने के बजाय दीवारें बनाने और नहरें खोदने के लिए मजबूर किया गया, ताकि वे अपने विजेताओं की सेवा करें। सुमेरियन लिपि में दास के लिए प्रयुक्त चिन्ह मानव और विदेशी के संयोजन से बना है, जो यह दर्शाता है कि विजय स्वयं भाषा में अंकित थी। सभ्यता का आधार केवल सहयोग पर ही नहीं, बल्कि बाध्यता पर भी निर्भर था। हालांकि मेसोपोटामिया का मॉडल ही एकमात्र मार्ग नहीं था। नील नदी के क्षेत्र में एक अलग वातावरण ने एक भिन्न प्रकार की सत्ता को जन्म दिया। रेगिस्तान से घिरे और नियमित बाढ़ से पोषित प्राचीन मिस्र ने संघर्ष की बजाय स्थिरता पर आधारित विकास किया। वहां राजनीतिक सत्ता और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फराओ केवल एक राजा नहीं था, बल्कि देवता का अवतार माना जाता था, जो मात अर्थात अराजकता और संतुलन के बीच ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने वाला था। और पूर्व की ओर सिंधु घाटी में एक और विरोधाभास देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में मानकीकृत ईंटें, योजनाबद्ध सड़कें और उन्नत जल निकासी प्रणाली थीं। फिर भी वहां केंद्रीकृत सत्ता के सामान्य संकेत नहीं मिलते, न स्पष्ट महल, न राजाओं की कब्रें और न स्थायी सेना के प्रमाण। संभव है कि वहां संगठन का एक अलग रूप था, ऐसी व्यवस्था जो शक्ति का प्रदर्शन किए बिना भी स्थिर बनी रही। इस स्थिति में संभव है कि सत्ता अधिक सूक्ष्म तरीकों से वितरित की गई हो, जैसे व्यापारी वर्ग, धार्मिक अनुष्ठानों या उन सामाजिक मानदंडों के माध्यम से जिन्हें आज हम पूरी तरह पुनर्निर्मित नहीं कर सकते। चूंकि उनकी लिपि अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए उनकी शासन प्रणाली अब भी समय की खामोशी में छिपी हुई है। संभवतः वह एक ऐसी जटिल सभ्यता थी जिसे राजा जैसे स्पष्ट प्रतीक की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी ओर अन्य क्षेत्रों जैसे पीली नदी हुआंगहो का क्षेत्र और अमेरिका महाद्वीप में भी स्वतंत्र सभ्यताओं के केंद्र धीरे धीरे विकसित होने लगे। प्रत्येक क्षेत्र ने अपने विशिष्ट खाद्य संसाधनों को पालतू बनाया, जैसे बाजरा, चावल, मक्का और आलू। परिदृश्य और फसलें भिन्न थीं, लेकिन एक समान पैटर्न चुपचाप दोहराया जा रहा था। अधिशेष जनसंख्या को सहारा देता है, जनसंख्या सहयोग की मांग करती है और सहयोग संरचना का निर्माण करता है, और इसी संरचना से राज्य धीरे धीरे उभरता है। प्राकृतिक परिवेश के अंतर ने सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया, लेकिन सभ्यता के अंतर्निहित दबावों ने मानवता को एक समान दिशा में आगे बढ़ाया। आधुनिक दुनिया कई दृष्टियों से हजारों वर्ष पहले निर्मित आधारों का विस्तार ही है। हम अब भी उन संरचनाओं के भीतर जी रहे हैं जो प्रारंभिक कृषि युग में बनी थीं। केंद्रित सत्ता, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, संक्रामक रोगों का खतरा और सुरक्षा, तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच निरंतर तनाव। इसलिए सभ्यता का उदय केवल प्रगति नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसकी एक निश्चित कीमत थी। मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण को बदलने, बड़े पैमाने पर समाजों को संगठित करने और ज्ञान को पीढ़ियों तक संचित करने की क्षमता प्राप्त की। इसके परिणाम स्वरूप संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, लेकिन साथ ही जीवन आज्ञाकारिता, निरंतर श्रम और दीर्घकालिक स्थिरता की मांग करने वाली प्रणालियों से गहराई से जुड़ गया। शिकारी संग्राहक युग की खुली दुनिया धीरे धीरे सिमटती गई और एक अधिक जटिल, अधिक जनसंख्या घनत्व वाली, अधिक कुशल और रचनात्मक, लेकिन साथ ही अधिक प्रतिबंधों से बंधी दुनिया में परिवर्तित हो गई। सभ्यता ने प्रकृति को केवल प्रतिस्थापित नहीं किया, बल्कि उसे समाहित कर पुनर्गठित किया। लगभग 2300 ईसा पूर्व तक स्वतंत्र नगर राज्यों का युग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। शहरों के विस्तार के साथ क्षेत्रीय संघर्ष तीव्र हो गए और पहले से केंद्रित सत्ता और अधिक सशक्त हो गई। यदि एक व्यक्ति एक शहर पर शासन कर सकता है, तो अगला प्रश्न था, वह कितने शहरों पर शासन कर सकता है? अक्काद में एक ऐसा व्यक्ति उभरा जिसने इस सीमा को तोड़ दिया। सारगोन ऑफ अक्कद ने केवल एक शहर पर नियंत्रण बनाए रखने से संतोष नहीं किया, बल्कि कई केंद्रों को एक एकीकृत व्यवस्था में जोड़ने का प्रयास किया। विजय, शासन और सैन्य शक्ति के माध्यम से उसने मैदानों के विभिन्न क्षेत्रों को एक ही राजनीतिक प्रणाली में संगठित कर दिया। इस प्रकार एक नई संरचना का जन्म हुआ। अब केवल नगर,
राज्य नहीं बल्कि साम्राज्य। उसका नाम था सरगोन। और इसी क्षण से इतिहास ने एक नए अध्याय में प्रवेश किया।